ओके, आवाज आ रही है? लो, आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया था मैंने, ये किसी ने ट्राई किया, इसको आंसर आया? बोला था ना मैंने ये करने के लिए, किया क्या किसी ने? सर क्लास में ही हो गया था। क्लास में ही हो गया था अपना? अच्छा अच्छा, हो गया था, ठीक है ठीक है। ओके, क्लास में ही हो गया था। चलो ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा आपको सब आप प्लीज़ रिवाइज करते रहो। कंडक्टेंस पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों पढ़ लिया, राइट? क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, मेरे को आपको भी अच्छी तरह से पता है। क्वालिटेटिव का मतलब है कौन रिलीज होगा, कौन डिपॉजिट होगा, ये पता करना इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। कितना डिपॉजिट होगा, कितना रिलीज होगा, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एंड इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ एंड इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ, है ना? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पूरा किस पे बेस्ड है? फैराडेज लॉ। कितने लॉ है? दो है ना? दो लॉ है। यूज करने आता है या किसी को कोई प्रॉब्लम है? फैराडेज लॉ यूज कर सकते हो? यस सर। ठीक है। यस किसी को सर। मिला क्या? मैंने बोला था आप लोगों को क्वेश्चंस ढूंढने के लिए, मिला क्या किसी को बुक 12th स्टैंडर्ड की? पिछले साल की बुक मिली क्या किसी को? नो सर। नहीं मिली? मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी। रुको मैं ही ढूंढता हूँ फिर, और क्या, मैं ढूंढता हूँ, उनको मिली तो मैं तुरंत भेज दूंगा। ठीक है, चलो। सर मैं देखता हूँ, एक फ्रेंड है उसको ओके, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, इस बुक में क्वेश्चन ही नहीं दिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस बुक की, है ना? पिछले साल की बुक उल्टा मेरे को अच्छी लगी, क्योंकि ठीक है उन्होंने थोड़ा कंडेंस किया है, वो अच्छी बात है। कुछ ज़्यादा भी पहले बहुत सारा एक्स्ट्रा भी था जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट एक चीज़ अच्छा था, क्वेश्चंस थे उसके अंदर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या मतलब है फिर? फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। चलो ठीक है। द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कैसे पहचानते हैं? कनेक्टेड इन सीरीज से पहचानते हैं, है ना? जब सेल सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, क्या बताया उसके अंदर? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट फॉर फर्स्ट सेल इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट फॉर सेकंड सेल एंड सो ऑन। जितने भी सेल्स कनेक्टेड रहेंगे इन सीरीज, वैसे यूज होता है ना? एक मोल रेशियो है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मोल रेशियो का मतलब क्या है आपको पता ही है। मोल रेशियो का मतलब है कितना प्रोडक्ट बना अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन लगे, ये भी सिखाया था मैंने आपको। मोल रेशियो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? चल, उसके बाद आता है अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, ठीक है? इसको भी मैंने आपको कुछ कुछ एस्पेक्ट पढ़ा दिया था इसका। मैंने आपको बता दिया था कि वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल जो है वो कैसा है? स्पॉन्टेनियस है, दैट इज स्पॉन्टेनियस, कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, आपको यूज करने की जरूरत नहीं। ओके, हाँ, तो इसमें आपको पता है ये वाला सेल कैसा सेल है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन की जरूरत है, बट कौन सा रेडॉक्स है इसके अंदर? इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब भी बताया था। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब पता है ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ ठीक है सर। ना? ओके, इतने ही है क्या? 24 ही होते हैं कि ज्यादा होते हैं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। ओके, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन मैंने ये भी बताया था कि डायरेक्ट क्यों नहीं लेते। डायरेक्ट क्यों नहीं लेते उसके पीछे रीजन भी बताया था, क्योंकि अगर डायरेक्ट लेंगे तो एक ही बीकर में ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, वहाँ आयंस बनेंगे। आयंस बनने की वजह से बीच में एक क्या क्रिएट हो जाएगा? बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। और बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होने की वजह से सेल को, सेल की जो एफिशिएंसी होगी, समझो वो करंट जनरेट कर सकता है 5 वोल्ट, बट क्या होगा उस बैरियर को तोड़ने के लिए अगर 3 वोल्ट लग गए, तो सेल की जो एफिशिएंसी है पहले 5 वोल्ट थी, अभी वो 2 वोल्ट बन के रह जाएगी। क्यों? क्योंकि जो 3 वोल्ट है वो तो चले गए उस बैरियर को तोड़ने के लिए, ठीक है ना? इतना समझ में आया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं, इसका मतलब क्या है? हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, है ना? दो अलग अलग सेल है। फिर इन दोनों को हम किससे कनेक्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है? सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। ये पैराग्राफ पढ़ा है कि हमने नहीं पढ़ा? चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ये पैराग्राफ, फिर सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं। चलो पढ़ो आप लोग पूरा, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ो। ये सॉल्ट ब्रिज के ऊपर ऊपर तक का पूरा पढ़ना है आपको खुद, ठीक है?
मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ फिलहाल, जैसे ही हो जाता है मुझे बता देना, मैं भी पढ़ रहा हूँ, कोई स्पेशल वर्ड मिला मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो ओके, इतना समझा। यस सर। देखो कुछ भी नहीं लिखा इसमें कुछ खास, इसमें यही लिखा है जितना मैंने आपको समझाया कि गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन होता कैसे है, वोल्टेइक सेल का कंस्ट्रक्शन होता कैसे है। क्या लेना है, 2 बीकर लेने, दोनों के अंदर अगर आप जो भी मेटल लोगे, समझो आपने एक में जिंक लिया है, तो उसके अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है वो भी क्या होना चाहिए, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा जिसमें जिंक हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जिंक की स्ट्रिप ली है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट जिंक का ही इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। क्या ले सकते हो, ZnSO4 सबसे पॉपुलर है, ZnSO4 जिंक सल्फेट। सिमिलरली आपने एक और भी कर लिया, समझो उसमें आपने क्या लगाया, कॉपर, उसमें आपने स्ट्रिप किसकी लिए, कॉपर की, तो आपको सोल्यूशन भी किसका लेना पड़ेगा जिसमें कॉपर हो, बेस्ट है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि दोनों मेटल स्ट्रिप्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ वोल्ट मीटर और अ गैल्वेनोमीटर। ऐसा कोई डिवाइस आपको कनेक्ट करना पड़ेगा जिससे आप डिफ्लेक्शन देख सको, ठीक है। अगर आपको डिफ्लेक्शन, वरना आपको पता कैसे चलेगा कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर बात आती है कि अभी भी सर्किट कंप्लीट हुआ नहीं है, क्योंकि एक बीकर इधर है दूसरा बीकर उस तरफ है, तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज, हम बीच में क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। अब उसको मैं आपको डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। ओके देखो यहाँ पर समझो, ध्यान देना पूरा अच्छे से, बहुत स्पेस नहीं है हमारे पास इतना। ये पहला बीकर, ये दूसरा, समझो इसमें एक इलेक्ट्रोड है, इधर एक इलेक्ट्रोड है, ये कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से। इस बार बैटरी से कनेक्ट नहीं करना, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मत लगा देना, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लगाना मतलब बैटरी होता है, हम बैटरी नहीं कनेक्ट कर रहे इस बार, हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रहे हैं या वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हैं जिससे हमें डिफ्लेक्शन दिखे, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ डिफ्लेक्शन फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन, गलती से भी आप बैटरी बना दिया तो उल्टा हो जाएगा। बैटरी किस में दिखेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, क्योंकि वहां पे करंट की जरूरत होती है, ठीक है। अब इतना करने के बाद भी अभी भी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ओके एक मिनट काम करते हैं, हाँ ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं कॉपर, ठीक है, इसको मैंने बना दिया जिंक। अब मैंने क्या किया, अगर ये कॉपर है तो ये जो सोल्यूशन अंदर वो किसका है, 1 मोलार कॉपर सल्फेट का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 मोलार ZnSO4, जगह नहीं है थोड़ा सा ट्राई करना, ओके इतना हो गया। उसके बाद अभी भी सर्किट कंप्लीट हुआ नहीं है, सर्किट कंप्लीट करना है, हमें क्या करना होगा, बीच में सॉल्ट ब्रिज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या यूज है सॉल्ट ब्रिज का अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ ये येलो कलर में जो मैंने बनाया वो हो गया हमारा सॉल्ट ब्रिज, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। अब पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ। अब बातें सुनना ध्यान से मेरी, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, अभी बहुत कुछ है इसमें कंसेप्ट, पहले वो समझ में आने चाहिए। ये तो मैंने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया, इस तरह से पूरा वोल्टेज सेल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है।
गैल्वेनिक सेल को। क्या है, 2 बीकर है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। उन दोनों को विद द हेल्प ऑफ वायर्स कनेक्ट किया गया है विद द वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर टू सी द डिफ्लेक्शन वेदर द करंट इज फ्लोइंग और नॉट, ठीक है। इसके अलावा टू कंप्लीट दिस सर्किट हम क्या लगाते हैं, हम दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसमें लिखा हुआ था, ये पूरा मैंने ड्रॉ किया, इतना ही काफी नहीं है। अब बहुत कुछ चीजें यहाँ पर। अब कॉपर है, एक जिंक है, आपको कैसे पता चलेगा इसमें से कैथोड कौन और एनोड कौन? तो याद है कैसे पता चलेगा, कोई बता सकता है? विद द हेल्प ऑफ किससे पता करोगे आप, कैसे पता करोगे आप इसमें से कैथोड कौन और एनोड कौन? With the help of table. हाँ, टेबल का नाम Electrochemical पिछली बार series. बताया था ना मैंने। परफेक्ट, उसका नाम क्या है? ECS, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पूरा सीक्वेंस होता है, उससे पता चलता है कि कौन कैथोड बनेगा, कौन एनोड बनेगा, ठीक है। ओके, अभी के लिए मैं इतना बता देता हूं आपको, अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूं कि कॉपर और जिंक में से रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है, जिंक का कम है। फिर से मैं बोल रहा हूं, सुनो अच्छे से, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। अब आप बताओगे मुझे मैसेज करके कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है, मैसेज करके, बोलना नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि क्या है। अब आप मुझे बताओगे कौन कैथोड है और कौन एनोड है। चलो मैसेज करो। ठीक है, ओके, 2 मैसेज आए और भी अभी भी एक्सपेक्टेड है, इसलिए अभी वेट कर रहा हूं मैं। 2 मैसेज आए मुझे। आयुष एक बार चेक कर लो, यतीश आप भी चेक करो। मैंने क्या बोला है, ध्यान से सुनो वापस। मैंने क्या बोला है, कॉपर जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिंक जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। 3 आंसर आए, उसमें से एक आंसर राइट है। तीशा आपका आंसर सही है। मैंने आपको सिखाया क्या है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो रिडक्शन करता है, और रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है? कैथोड पर। इसका मतलब क्या आता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो क्या बनेगा? कैथोड। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो क्या बनेगा? कैथोड। मेरे केस में मैंने क्या समझाया आपको कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? कॉपर का, और जिंक का कम है। अब बताओ सही आंसर। स्टिल वेटिंग, जल्दी बताओ। जो जिनसे आंसर एक्सपेक्टेड है वो एटलीस्ट वो लोग बताओ, उन्हीं के लिए मैं वेट कर रहा हूं, वरना मैं आगे बढ़ता फटाफट। ओके, आयुष आप देख लो एक बार, आपने सही किया है क्या आंसर? यतीश आपने करेक्ट किया है। शमिता आपने सिर्फ एक बताया। चलो ठीक है, काफी वेट किया मैंने अभी, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको आंसर। ऑब्वियसली क्लियर कट है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो रिडक्शन करता है, और रिडक्शन कहाँ पर होता है? मैंने सिखाया आपको, कैथोड पे। इसका मतलब है कि कॉपर जो है वो कैथोड बनने वाला है, कॉपर जो है वो क्या बनने वाला है? कैथोड। जिंक क्या बनने वाला है? एनोड। अब हमें पता है कि कॉपर अगर कैथोड बनेगा तो कैथोड पे तो रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल, आपको ध्यान देना है यहाँ पर, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान देना अभी पूरा अच्छे से। हाँ, रिडक्शन करना है उसको, तो क्या करेगा वो क्या करेगा? ये जो कॉपर सल्फेट, एक मिनट, हाँ, ये जो कॉपर सल्फेट है इसके पास,
है ना कॉपर सल्फेट, उसके सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट है, वो कॉपर सल्फेट स्प्लिट हो जाएगा। आपको पता है कॉपर सल्फेट जब स्प्लिट होता है, यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं है, मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। कॉपर सल्फेट जब स्प्लिट होगा तो क्या बनेगा, Cu+2 SO4-2। इतना समझता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर मैं इतना समझा रहा हूँ तो मुझे आंसर भी एक्सपेक्टेड चाहिए, आंसर्स, ठीक है, आंसर्स जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं वापस वही बार बार बोलता हूँ। बाकी लोग भी बोल सकते हैं, अच्छी बात है अगर वो लोग बताते हैं तो, बट एटलीस्ट जिनसे एक्सपेक्टेड है वो लोग आंसर देने चाहिए। ओके सुनो, अभी कॉपर सल्फेट स्प्लिट हो जाएगा Cu+2 और SO4-2 में। वो कॉपर सल्फेट क्या करने वाला है, Cu+2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। Cu+2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब वो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए वो बात की बात है, फिलहाल इतना समझ में आना चाहिए कि कॉपर जो है, जो कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर निकला Cu+2, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्या बन जाएगा वो, बताओ। Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, सिंपल। तो फिर बोल नहीं रहे हो, क्या बन जाएगा, कॉपर। और कॉपर जो है वो क्या होगा, फिर डिपॉजिट हो जाएगा उस इलेक्ट्रोड पे, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट में से, कॉपर सल्फेट में से कॉपर जो है Cu+2, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया, और वो जाके डिपॉजिट हो गया किस पे, इलेक्ट्रोड पे। वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया, पीछे किसको छोड़ के गया, SO4- को। पीछे किसको छोड़ के गया, SO4- को। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, एक चीज समझना, इतना समझ में आया आपको, ओके। फिर उसके बाद अब बात करते हैं जिंक की। जिंक की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जिंक जो है उधर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, उधर होने वाला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो जो इलेक्ट्रोड है, इस बार इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोड, इस बार मैं इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ, इस बार मैं इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, ये जिंक से बना हुआ है और ये ऑक्सीडेशन करने वाला है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या बन जाएगा, जिंक से क्या बन जाएगा, ये Zinc ion. जिंक आयन। चार्जेस बोलो उसके ऊपर, चार्जेस के फॉर्मेट में बोलो। Zn+2 ना, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Yes, तो sir. क्या आएगा, Zn+2। तो जिंक जो है, ये बात सुनना, क्योंकि इसके बाद मैं पूरा रिएक्शन लिखने वाला हूँ, अभी ओरली समझा रहा हूँ, उसके बाद रिएक्शन लिखने वाला हूँ। तो जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बन जाएगा Zn+2, बन गया। और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले बाहर, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए थे, कॉपर ने। कॉपर ने जो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को मिले थे वो कहां से आए थे, इस जिंक में से। अब बात यहाँ पर एक अजीब है जो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है स्टूडेंट को, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या हुआ, हुआ क्या कि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब जिंक ने वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन, इसके सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, नॉर्मली हमारा दिमाग कहाँ जाता है कि हाँ, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, बट यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यही इस टॉपिक का थोड़ा सा एक अजीब फंडा है जो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, बट याद रखना पड़ेगा आपको, जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकले और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर इस पर नेगेटिव तो इस पे पॉजिटिव, इतना समझना ही पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो जिंक में अभी ध्यान देना, जिंक अगर आपको याद है तो जिंक क्या बन गया था, Zn+2। Zn+2 अगर बन जाएगा तो वो Zn+2 कहाँ चले जाएंगे, सोल्यूशन में। Zn+2 कहाँ चले जाएंगे, सोल्यूशन में, ठीक है। इतना समझ में आया, Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से सुनो अभी भी। अब अगर आप ध्यान से समझते हो तो एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगी, क्या, आप ध्यान से देखो, मुझे बताओ अभी कि ये जो बीकर अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, उसमें इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज दिख रहा है आपको, बोल लो, हाँ रिस्पॉन्ड चाहिए मुझे, कौन सा चाहिए, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव Positive. सर। बोलो बोलो, ठीक है, हाँ पॉजिटिव, ठीक है, ओके। उसके बाद समझ में आ गया कि उसके इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव। मुझे बताओ इसमें जो जो मैंने अभी क्वेश्चन को थिक किया था वैसे, उसी के अंदर सोल्यूशन पे कौन सा चार्ज है,
उसी में सोल्यूशन में कौन सा चार्ज है? सोचो सोचो, अपना दिमाग लगाओ। नेगेटिव। एक आंसर आया नेगेटिव। नेगेटिव, लॉजिक सी बात, कैसे आया नेगेटिव? किस वजह से नेगेटिव बताओ? जो लोग बोल रहे नेगेटिव, कहाँ से आया वो नेगेटिव? SO4 माइनस बचे थे। SO4 माइनस है ना, जो सल्फेट आयन, वो सल्फेट आयन जो है वो पीछे रह गए थे, उसके वजह से नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। चलो ये समझ में आ गया। अब देखो, अब सेम ये वाला इसमें देखो, ये वाला बीकर जो अभी मैं, इसमें इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव है। अच्छा, सोल्यूशन कैसा चार्ज है यहाँ पर? पॉजिटिवली चार्ज। हाँ, पॉजिटिवली चार्ज। कैसा आया पॉजिटिवली चार्ज वो बताओ? ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज किस वजह से पॉजिटिव? परफेक्ट, Zn+2 की वजह से। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हाँ, अब समझो। तो वो जो मैं बार बार हम यूज कर रहे थे वर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या है? कभी भी पता है, आपने समझा होगा फिजिक्स में, या अब तक जितना आपका नॉलेज है उसमें इतना तो समझा होगा कि पोटेंशियल कब जनरेट होता है? अपोजिटली चार्ज की वजह से। जब कभी भी अपोजिट चार्जेस होते हैं तभी ही क्या जनरेट होता है? पोटेंशियल। तभी ही पोटेंशियल जनरेट होता है। जब अपोजिटली चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं, तभी ही पोटेंशियल जनरेट होता है। तो आप देखो अभी वो एक्चुअली क्या है पोटेंशियल, वो मैं बता रहा हूँ आपको। आप देख सकते हो कि आपको पता है कि ये वाला बीकर जो अभी मैं डार्क कर रहा हूँ, आई होप आपको दिख रहा है, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा था? रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ था? रिडक्शन। और देखो वो जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, सोल्यूशन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज और सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज, उसके वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, बिकॉज ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस। क्योंकि इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है, सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है, और इसी पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट वो भी स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कॉपर की। कॉपर पे क्या हो रहा था? रिडक्शन। तो यहाँ पर जो होगा वो एग्जैक्टली क्या है? वो है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो क्या है? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेम आप देख सकते हो उसके अपोजिट वाले सेल में। इसको मैं भी थोड़ा सा ब्लू में बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ब्लू में इधर भी वही है, हमें पता है यहाँ पर इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है तो सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है। अभी भी अपोजिट है तो पोटेंशियल क्रिएट होगा। पोटेंशियल क्रिएट है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर पता कर रहे हैं यहाँ पे हुआ क्या था? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो एक्चुअली आया वो है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर आपको कोई पूछे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल ड्यू टू अपोजिटली चार्ज electrode and electrolyte, or the potential which is generated due to oppositely charged electrode and electrolyte। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और यही ये यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए सब कुछ एक लाइन, इसीलिए मैंने चीजें आपसे पूछी कि पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, सब आपको पूछा है। क्लास में होता तो मैं वैसे ही पूछता, बट अब क्या है, अभी ऑनलाइन है। बट ठीक है, फिर भी आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, अच्छी बात है। तो यहाँ तक आपको इतना समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया इतना। अब क्या होगा कि जहां ऑक्सीडेशन है वहां ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जहां रिडक्शन है वहां रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो जो टोटल यहाँ पर कितना करंट जनरेट होगा, टोटल ईएमएफ कितना जनरेट होगा, इस पूरे कंस्ट्रक्शन, इस पूरी बैटरी की वजह से कितना ईएमएफ जनरेट होगा, वो कैसे पता करेंगे? आधा इस सेल ने किया, आधा इसने किया, तो क्या लिखेंगे? ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ, ये पूरा कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया ना? अलग से लिख के बताता हूँ, ओरली नहीं। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक मिनट। तो नीचे टच है ना, इसकी वजह से पूरा पेज ही चेंज हो जाता है। एक मिनट है। हाँ, इतना समझ में आया, एक मिनट है। ओके, अब देखो, अभी इतना आपने समझ लिया। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर जो टोटल ईएमएफ आएगा, वो टोटल ईएमएफ किस किस की वजह से आया? ऑक्सीडेशन की वजह से आया,
रिडक्शन की वजह से आया। तो हम ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे? ई सी प्लस ई ए, ठीक है। मतलब ई सी का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड, ई ए का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड। बट हमें ये भी पता है कि कैथोड पे क्या हुआ था? रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये एक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। ध्यान देना, बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है। अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी थोड़ा और कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ध्यान से सुनोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, इतना समझ में आता है। उसके बाद हमें पता है कि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमें नहीं दी होती है, क्योंकि आईयूपीएससी ने किसको स्टैंडर्ड माना है? रिडक्शन पोटेंशियल को, रिडक्शन पोटेंशियल को। तो क्या होता है ना, एक मैं आपको पहले भी बता चुका, ये तो ई रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ई ऑक्सीडेशन, माइनस ई ऑक्सीडेशन। मतलब अगर आपको रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना है, रिडक्शन की वैल्यू को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना है, या ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, प्लस की जगह माइनस लगाना है। सिंपली प्लस की जगह माइनस लगाना है। कैथोड का कैथोड ही रहेगा, एनोड का एनोड ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होता है। सिर्फ ऑक्सीडेशन को अगर रिडक्शन में, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन, आपको साइन चेंज करनी है। तो अब देखना क्या होता है, इसके हिसाब से फाइनल फॉर्मूला ये भी बनता है, और एग्जाम में ये भी पूछते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई सी माइनस ई ए। ये भी एक फॉर्मूला है। क्या है? ऊपर देखो अभी ध्यान से, समझ में आया क्या मैंने क्या लिखा? यस सर। समझ में आया? एक का रिप्लाई आया है, एक बार देख लो वापस, चाहिए तो। मैंने एग्जाम में दोनों तरह से पूछते हैं वो लोग। ई सेल का फॉर्मूला ई कैथोड प्लस ई एनोड भी सही है, बट ऊपर ध्यान से देखो क्या दिया है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दिया है, तो प्लस है, तो परफेक्ट राइट है, प्लस है बीच में, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल आएगा। बट मैंने ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका जो होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल में होता है, और मुझे पता है मैं ऑक्सीडेशन को अगर रिडक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो उसकी जगह, प्लस की जगह माइनस लिखना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने वहां पर माइनस लिखा है। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड राइट है, बट कंडीशन दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। और क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मली, हमें पता है कि रिडक्शन ही यूज होता है, नॉर्मली रिडक्शन ही यूज होता है, तो हम नॉर्मली ई सेल की वैल्यू कैसे लिखते हैं? ई सी माइनस ई ए, क्योंकि हमें पता है ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट रिडक्शन। तो नॉर्मली वो लोग यही बोलते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड, समझ जाओ कि वो दोनों एक्चुअली किस में दिए हुए हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। वो दोनों एक्चुअली किस में दिए हुए हैं? रिडक्शन पोटेंशियल में। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो लोग ऊपर मेंशन करेंगे, तो बीच में प्लस साइन होगी। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ये पूरा कंसेप्चुअल एस्पेक्ट था इसका, ये सब समझना जरूरी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ई सेल के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। थोड़ी देर में लेक्चर रुक जाएगा, प्लीज वापस ज्वाइन कर लेना। एक और चीज हमेशा के लिए ध्यान रखो जो अभी मैं बोलने वाला हूँ। देखो क्या होता है, जब दूसरा लेक्चर वापस स्टार्ट होता है, दूसरा लेक्चर जब स्टार्ट होता है, तो उसके बाद जब दूसरा लेक्चर बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी पता नहीं चलता है, तो वापस आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई ग्रुप ही नहीं है जिसमें मैं मैसेज करके बोल दूं कि लेक्चर खत्म हो गया। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कुछ स्टूडेंट वापस आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं। तो अभी से हमेशा ध्यान रखना कि पहले लेक्चर के बाद मैं बोलूंगा कि आपको वापस ज्वाइन करना है, दूसरे लेक्चर में मैं बोलूं नहीं बोलूं, आपको ध्यान रखना है, आपको वापस ज्वाइन नहीं करना है। हाँ, अगर मैंने सामने से बोला है कि आपको वापस ज्वाइन करना है तो करना, अदरवाइज यही रूल रहेगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसको और एक तीसरे तरीके से भी लिखते हैं वो लोग। देखो क्या है ना, आईयूपीएससी ने एक और रूल बनाया है। आईयूपीएससी ने बोला है कि ऑक्सीडेशन जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना होता है। और क्या लेफ्ट साइड में क्या मतलब है, आगे समझ में आ जाएगा। वो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो, ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और रिडक्शन हमेशा राइट साइड में होता है। ये राइट साइड लेफ्ट साइड क्या है, ये आपको आगे समझ में आएगा, अभी के लिए इतना याद रखो। इसीलिए इसी फॉर्मूले को वो लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसी फॉर्मूले को वो लोग ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान दो। ई सेल इज इक्वल्स टू क्या है,
कैथोड ना, ई RHS, जगह नहीं मेरे पास, माइनस ई LHS, जगह नहीं है, थोड़ा अजीब सा लिखा है मैंने, ये भी मतलब ये भी सही है, समझ में आया? हाँ सर। तो ई राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड, उसका भी मतलब वही है। तो 3 तरीके से ई सेल को लिखा जा सकता है, इसको गलती से भी भूलना मत, और इसको आज ही जाके बराबर वापस पढ़ना, तब जाके आपके दिमाग में फिट रहेगा, अदरवाइज वापस भूल जाओ। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, sir. ओके ओके, चलो तो इतना तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है मैंने वो भी समझा दिया, मैंने आपको वो भी सब समझाया वो सेल को लेके। अच्छा, अभी उस सेल को भी कंटिन्यू करते हैं, वो जो सेल हमने आधा बीच में छोड़ दिया था उसको भी थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, बाद में सब पढ़ लेंगे, सब आपको एक साथ मिल जाएगा। अच्छा, वो सेल को भी कंटिन्यू करते हैं। उस सेल में बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी है। वो मैंने आपको कॉपर और जिंक वाला समझाया था, वो एक्चुअली सेल है। उस सेल का नाम है डैनियल सेल, सेल का नाम है डैनियल सेल, जिसमें कॉपर कैथोड होता है और जिंक एनोड होता है। आगे आएगा शायद, अगर इस पता नहीं नई बुक में है या नहीं है, मुझे नहीं पता अब तक तो, बट मोस्टली रहेगा ही रहेगा, डैनियल सेल होता है सिलेबस में। ठीक है, अभी भी वो सेल खत्म नहीं हुआ है, बीच में कुछ कंसेप्ट समझाने थे वो समझाए, इसको कंटिन्यू करते हैं। आपको पूछेंगे कि क्या चेंजेस आपको ऑब्जर्व होने वाले हैं थोड़ी देर बाद, क्या चेंजेस होने वाले हैं ऑब्जर्व, आप मुझे बताओ। कॉपर जो इलेक्ट्रोड है, आपको पता है मैंने क्या बोला था कि कॉपर इलेक्ट्रोड पे एक्चुअली कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, बराबर है? Yes, sir. अगर कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे कॉपर अगर डिपॉजिट हो रहा था, तो विथ टाइम कौन से इलेक्ट्रोड कॉपर की किसकी साइज बढ़ेगी? कॉपर की, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होते जा रहा है। ऑन द अदर साइड आप जिंक को अगर ऑब्जर्व करते हो तो मैंने क्या बताया था, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था, और जिंक वाले जो आयंस है वो सोल्यूशन में जा रहे थे। इसका क्या मतलब है कि विथ टाइम जिंक जो है वो साइज में कम होते जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो कॉपर साइज में बढ़ेगा जैसे जैसे टाइम आगे निकलेगी, क्योंकि कॉपर उस पर डिपॉजिट होते जा रहा है सोल्यूशन में से, जबकि जिंक जो है वो इलेक्ट्रोड में से जा रहा था, सोल्यूशन में से नहीं। तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रोड में से कंज्यूम हो रहा था और सोल्यूशन में जा रहा था, तो जिंक की साइज धीरे धीरे कम होगी, ये समझ में आता है। उसके बाद कॉपर जो है वो कौन सा चार्ज हो गया था, मैं आपको बता दूं, कॉपर जो है उस पर कौन सा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव चार्ज, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। जिंक नेगेटिवली चार्ज। कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन है वो कैसा हो गया था, नेगेटिवली चार्ज, आपने ही बोला था सल्फेट आयंस की वजह से। जिंक सल्फेट सोल्यूशन जो है वो कैसा हो गया था, पॉजिटिवली चार्ज, किसकी वजह से, Zn+2 आयंस की वजह से। ये चीजें समझ में आई? हाँ सर। कि इलेक्ट्रोड पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, सोल्यूशन पे क्या चार्ज आएगा। अगर आपको इलेक्ट्रोड का चार्ज पता चल गया तो सोल्यूशन का वैसे ही पता चल जाएगा, अपोजिट होता है, तभी तो पोटेंशियल आया ना। समझा? हाँ सर। हाँ सर। ओके, इतना सबको क्लियर। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, पूछेंगे आपको, मैं वापस बना देता हूँ, रफ बना रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पूछने वाला है, अभी तक सॉल्व तो मैंने बताया नहीं, बताने वाला, डोंट वरी, रफ बना रहा हूँ। ओके, ये हमारा था पॉजिटिवली चार्ज, ये हमारा था नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन निकला कहाँ से था, यहाँ से, जिंक में से ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था, उसको अलग कलर से बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा है, ये हमारा कैथोड था, ये एनोड था। अब मुझे आप ये बताओ, अच्छा एक और चीज, सॉल्ट ब्रिज भी बना ही देते हैं। ओके, तो अगर आप रफली देखो तो इसमें ना एक्चुअली 2 टाइप के सर्किट है। एक ये जो ऐसा है, जो बाहर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल। जबकि आप देख रहे हो ये जो सॉल्ट ब्रिज मैंने बनाया है, ये बनाता है इंटरनल सर्किट, अंदर वाला सर्किट। सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन यही है, इट फॉर्म्स द इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल, इट फॉर्म्स द इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। अब क्वेश्चन ये आता है कि करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, एक्सटर्नल सर्किट में, और करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है,
इंटरनल सर्किट, तो इंटरनल सर्किट का कॉन्सेप्ट अभी आपको पता नहीं है, तो वो तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। बट एक्सटर्नल सर्किट का आप मुझे बताओ कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, कैथोड टू एनोड या एनोड टू कैथोड, या आप मुझे मैसेज करके बताओगे। चलो यहाँ से मुझे भी पता चल जाएगा आपको फिजिक्स का कितना नॉलेज है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको, सब कुछ आपके सामने है डायग्राम, सिर्फ मुझे इतना बताओ मैसेज करके, इन द एक्सटर्नल सर्किट करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, कैथोड टू एनोड और एनोड टू कैथोड। चलो ओके ओके, 2 आंसर आया, दोनों का सही आंसर। आयुष सोचो, आयुष एक बार वापस। तिशा सोचो, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है ना, पता है ना इतना सबको, आप बोल सकते हो। यस सर। यस सर। सबको पता होगा ना इतना, कि ये तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, और अभी भी आपको इतना तो नॉलेज पता ही होगा कि हमेशा करंट कदा फ्लो करता है, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट में। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, एनोड से कैथोड, तो ऑब्वियसली करंट कहाँ से कहाँ है, कैथोड टू एनोड। करंट कहाँ से कहाँ है, कैथोड टू एनोड। तो जिन्होंने भी ये बोला है सही है। तिशा आपको समझ में आया? हाँ सर। तो आपने मिस्टेक कैसे कर दी फिर, आपको नहीं पता था ये? पता तो सर, पर कोई बात कंफ्यूज हो नहीं, गई थोड़ा। कोई बात नहीं, ओके। आयुष हाँ सर समझा सर, क्या वो हो गया? आपने एरो बताया ना तो कंफ्यूज कर दिया। ओके ओके ओके। और रॉयल कॉलेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है सर। लेक्चर्स होते हैं ऐसे जूम पे, हाँ होते हैं। और अटेंड करना पड़ता है क्या? हाँ सर। और कैसे पता करते हैं वो लोग कि आप अटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अटेंडेंस लेते हैं ना चैट पे। अटेंडेंस लेते, बट ऐसे चालू करके भी तो छोड़ सकते हैं, क्या पता चलेगा उनको? हाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाते हैं अच्छा तो बैठ जाता है। अच्छा पढ़ाते, हाँ वो तो है, रॉयल कॉलेज वाले अच्छा पढ़ाते हैं वैसे। बाकी सब लोग कॉलेज भी चालू है क्या, हाँ सर। अटेंड करते हो? कभी कभी। ऐसे फोकट का अटेंडेंस मिलता है, क्यों नहीं करना है? यस सर। हाँ, सिर्फ मोबाइल चालू रख के। हाँ वही, मोबाइल चालू रख के कर सकते हैं, अगर आपको जमता है जिसका लेक्चर तो फिर बात अलग है कि हाँ अटेंड कर लो, अदरवाइज तो ठीक है ना, क्या करना है। ओके चलो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको इंटरनल सर्किट के बारे में बताता हूँ, जो कि सॉल्ट ब्रिज बनाता है, और सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, वो सब बताता हूँ। देखो, सॉल्ट ब्रिज का एक फंक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्या, कि अगर सोचो ये बीकर